हेलो टीचर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हम लगातार देख रहे हैं सिगमंड फ्राइड व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक बार फिर से ये बता दें कि सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 ने करीब करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों यानी कि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने पूर्व कल्पना निर्धारित की थी, जिसके विषय में पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तथा इन पूर्व कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है: स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी तथा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जिसमें कि हमने देखा व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के विषय में फ्राइड के व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर का वर्णन करने के लिए 2 भागों में या दो मॉडल का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला मॉडल है आकारात्मक मॉडल, टोपोग्राफिकल मॉडल, तथा दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। तो इन दोनों मॉडल की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे पूरा सिद्धांत समझ में आ जाता है। आकारात्मक मॉडल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है चेतन। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है। दूसरे शब्दों में चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। फलतः चेतन व्यक्तित्व का लघु एवं सीमित पहलू प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में आ रही अनुभूतियों यानी कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं का संबंध उसके चेतन यानी कि कॉन्शियस से होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें अर्धचेतन। अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो सचमुच में ना तो पूर्णतः चेतन होता है और ना ही पूर्णतः अचेतन होता है यानी कि अनकॉन्शियस होता है। इसमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते, परंतु प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। अर्धचेतन को अन्य नामों जैसे कि अवचेतन, प्री कॉन्शियस और फोर्स कॉन्शियस या सुलभ स्मृति, अवेलेबल मेमोरी से भी जाना जाता है या के नाम से भी जाना जाता है। अलमारी में हम कोई किताब नहीं पाते हैं यानी कि जब हम ढूंढते हैं हमारी किताब नहीं मिल रही होती है और थोड़ी देर के लिए हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोचने के बाद हमें याद आता है कि वह किताब हमारी फ्रेंड के पास है या हमारे मित्र के पास है, हमने उसको दे दिया था। ये अर्धचेतन मन का एक एग्जाम्पल होगा। फ्राइड के अनुसार अर्धचेतन यानी कि सबकॉन्शियस चेतन क्षेत्र एवं अचेतन क्षेत्र के बीच का एक पुल यानी कि ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा मॉडल है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, इसको भी
अब हम देखेंगे परा अहम यानी कि सुपर ईगो। परा अहम को अहम से ऊंचा एवं वन या कि फर्स्ट नंबर भी कहा गया है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह अपने तादाद में आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो पहचान है माता पिता के साथ स्थापित करते चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह ये सीख लेता है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है, यानी कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इस तरह से सीखना या सीखने से पराहम यानी कि सुपर ईगो के विकास की या डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। पराहम को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा मोरल और एथिकल ब्रांच माना गया है, जो व्यक्ति को यह बतलाता है कि कौन सा कार्य अनैतिक है यानी कि करने लायक नहीं है, जिसका कि समाज में विरोध हो सकता है। वह आदर्शवादी सिद्धांत आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। इस तरह से बचपन में सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अहम ईगो में आत्मसात कर लेता है और यही बाद में पराहम यानी कि सुपर ईगो का रूप ले लेते हैं। पराहम यानी कि सुपर ईगो विकसित होकर एक तरफ उपाहम ईड की कामुक आक्रामक एवं नैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, तो दूसरी ओर अहम ईगो को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों यानी कि रियल गोल्स से हटाकर नैतिक लक्ष्यों यानी कि मोरल गोल्स की ओर ले जाता है। एक पूर्णतः विकसित पराहम यानी कि वेल डेवलप्ड सुपर ईगो व्यक्ति के कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण दमन के माध्यम से करता है। हालांकि वह दमन का प्रयोग स्वयं नहीं करता, फिर भी वह अहम को दमन का प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। यदि अहम ईगो इस आदेश का पालन नहीं करता है तो इससे व्यक्ति में दोष भाव गिल्ट फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। उपाहम ईड के समान ही पराहम सुपर ईगो को भी अवास्तविक अनरियलिस्टिक कहा गया है, क्योंकि पराहम इस बात का ख्याल नहीं करता कि उसके नैतिक आदेशों मोरल और एथिकल ऑर्डर को पूरा करने में वातावरण में जो है उपस्थित किन किन कठिनाइयों का सामना अहम ईगो को करना होता है। वह आंख मूंद कर अपने नैतिक आदेशों की पूर्णता परफेक्शन की लक्ष्य की ओर अहम को खींचने की भरपूर जो है पूरी तरह से कोशिश करता है। अहम ईगो के समान पराहम यानी कि सुपर ईगो चेतन कॉन्शियस, अर्धचेतन सबकॉन्शियस एवं अचेतन अनकॉन्शियस तीनों ही होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व की संरचना को के दो मॉडल हैं, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, चेतन कॉन्शियस, अर्धचेतन सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस, तथा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल यानी कि डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, उपाहम ईड, अहम ईगो तथा पराहम सुपर ईगो। इन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इस दृष्टि से फ्राइड का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।